ओके, कल हमने डिस्कस किया था रॉ मटेरियल बजट तक। डायरेक्ट लेबर बजट, डायरेक्ट लेबर बजट में भी सिमिलरली इसी तरह कैलकुलेट करना होता है जैसे मटेरियल में किया था। पहले मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके एक जो लेबर है एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लेती है, और नंबर 2 उसको हम क्या रेट पे करते हैं। तो ऑर्स में भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको हम उस पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं इन अमाउंट। अगर मैं डाटा लूँ, फॉलोइंग डाटा इज रिलेटेड रेलिवेंट टू डायरेक्ट लेबर बजट। अब यहाँ पर स्किल्ड लेबर और पर यूनिट, दो किस्म के लेबर लेते हैं हम, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, स्किल्ड लेबर ए में 0.2 आवर्स, बी में 0.5 आवर्स और सी में 0.3 आवर्स। और सेम अनस्किल्ड लेबर आवर्स पर यूनिट, वन आवर 1.2 और 0.6 आवर्स। ठीक है जी, और नीचे हम ले लेते हैं जी, फर्दर हमें देता है कि लेबर रेट फॉर स्किल्ड लेबर shall be expected at rupees 30 per hour, whereas for unskilled labor is 15 per hour. लेबर बजट इस तरह बनाना सबसे आसान है, इस वजह से अगर आप देखो तो एग्जामिनेशन में स्टाइल में देते ही नहीं है, वो लेबर बजट देते ही नहीं है इस तरह। तो अब हम इसी को स्टार्ट लेंगे, ऊपर हम हेडिंग देंगे डायरेक्ट लेबर बजट। तीन प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पे चूंकि लेबर बजट बना रहे हैं तो हम स्किल्ड और अनस्किल्ड के पॉइंट से बनाएंगे। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड, तो दोनों के ऑर्स मुझे चाहिए होंगे। अब स्किल्ड लेबर ऑर्स पर यूनिट कितना है, कितना टाइम लगेगा प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, अब यहाँ मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तीन प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, ए, बी और सी। अच्छा, अब इनके यूनिट्स कितने बनाने हैं वो मुझे मालूम होने चाहिए। वो हम उठाएंगे सारे के सारे यूनिट्स आपके प्रोडक्शन बजट से। ए के हैं 78,000, ये प्रोडक्शन है 81,000। बी के 73,700 यूनिट बनाने हैं। सी के आपने 126,150 यूनिट बनाने। अब इन यूनिट्स को बनाने के लिए कितना स्किल्ड लेबर का टाइम लगेगा और कितना अनस्किल्ड। देखो, स्किल्ड लेबर में ए प्रोडक्ट में 0.20 आवर्स लगेंगे, ये मैं स्किल्ड की बात कर रहा हूँ। ए प्रोडक्ट के लिए तो 0.20 आवर, तो 81,000 अगर मैंने यूनिट बनाने हैं और 0.2 आवर्स लग रहे हैं, तो 16,200 लेबर आवर्स चाहिए मुझे स्किल्ड के। इसी तरह बी की तरफ आइएगा, बी में स्किल्ड के कितने चाहिए, 0.5 आवर्स, और यूनिट आप बना रहे हो 73,700 इंटू 0.5, तो 36,850 लेबर आवर्स चाहिए स्किल्ड के हमें फॉर प्रोडक्ट बी। इसी तरह सी के 0.30 आवर्स चाहिए, और मैं यूनिट बना रहा हूँ 126,150, और इसमें जो टाइम चाहिए वो 0.30 है, तो 37,845।
इसको सम कर लेते हैं तो टोटल लेबर आवर्स जो मुझे चाहिए स्किल्ड के, सिर्फ स्किल्ड के, वो है 90,895। इसी तरह हम अनस्किल्ड की कैलकुलेशन करेंगे। अब अनस्किल्ड में प्रोडक्ट ए के लिए 81,000 यूनिट बनाने के लिए 1 और लगेगा ए का, तो सेम आगे बी का कैलकुलेशन करें तो 73,700 यूनिट मैंने बनाने हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 1.2 और चाहिए, 88,450 और आगे। इसी तरह सी को देखें तो 126 150 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.6 से, ठीक है जी। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई किया तो 75,690 आ गया। अब इसको टोटल कर रहे हैं 245,130 लेबर आवर चाहिए मुझे अनस्किल्ड लेबर के। और यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ लेबर बजट इन आवर्स, ये आवर्स में आ गया बजट। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रेट। सर ये जो आपने बी के निकाले हैं इसमें कुछ मिस्टेक है, जरा इसको चेक कर लें। बी वाला स्किल्ड अनस्किल्ड? स्किल्ड। स्किल्ड। दोबारा देख लेते हैं फार्मूला। देखें 73,700 यूनिट आपने बनाने दिए, ठीक है। इसको 0.5 मल्टीप्लाई ठीक। करें 0.5 से, वही आ रहा है, सेम आ रहा है। सॉरी सर मैंने 0.25 लिखा हुआ। अच्छा ठीक, इट्स ओके, वो 0.5 है। अच्छा अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी स्टैंडर्ड रेट पर आवर से। अब स्टैंडर्ड रेट से स्किल्ड का हमारा कितना है क्वेश्चन के अंदर 30 रुपीज और अनस्किल्ड का है 15 रुपीज। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, नाउ दिस इज लेबर बजट इन रुपीज, अमाउंट में ये मेरा लेबर बजट आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो मुझे स्किल्ड लेबर की कॉस्ट लगेगी 2726 और अनस्किल्ड की कॉस्ट लगेगी 3676, ठीक है। अब इसका टोटल का कॉलम यहीं पर मैं बना लेता हूँ जैसे पहले बनाया था। अब टोटल लेबर कॉस्ट मेरी कितनी लगेगी, इन दोनों का सम, ओवरऑल पूरे साल की जो लेबर कॉस्ट है वो मेरी 6403 मिलियन हो, ठीक है। दिस वन, ये लेबर बजट आ जाता है। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालो, जैसे कल मैंने मटेरियल की कैलकुलेट की, यानी कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी हर प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। अब ये 3 प्रोडक्ट्स हैं और मैं इसी को पहले कॉपी करके ला रहा हूँ, यहीं से चेंज कर लेंगे वैल्यूज, ठीक है, टाइम सेव हो जाएगा हमारा। अमाउंट बेशक खत्म कर, तो यूनिट्स वही रहेंगे जो मैंने लिखे हैं, यूनिट्स तो चेंज नहीं हो, ठीक है। अच्छा अब टोटल मटेरियल की बजाय हमें टोटल लेबर कॉस्ट निकालनी है। और जरा ये ध्यान रखिएगा कि अब मैंने प्रोडक्ट वाइज निकालनी है, प्रोडक्ट वाइज। अब प्रोडक्ट वाइज कैसे निकलेगी, देखो ये ए प्रोडक्ट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें 0.20 स्किल्ड लेबर लगेंगे, 1 अनस्किल्ड लगेंगे एक यूनिट को बनाने के लिए। और अगर मैं स्किल्ड लेबर के 0.2 आवर्स लगाता हूँ, 30 रुपीज रेट है, और 1 और अनस्किल्ड के और 15 रेट है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं तो वो मेरे पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन मुझे चूंकि टोटल लेबर कॉस्ट चाहिए, टोटल लेबर कॉस्ट, तो फिर मुझे यूनिट से भी मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी मुझे, ये इजीली निकल आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी डाटा पर यूनिट में गिवन है, ये ऑलरेडी डाटा गिवन है पर यूनिट में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब ए की कैलकुलेशन में यहाँ लाता हूँ, ए की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये देखिएगा ब्रैकेट में ए का एक यूनिट बनाने के लिए स्किल्ड लेबर के 0.20 आवर्स लगेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके रेट से, प्लस अनस्किल्ड लेबर को अगर आप देखें, अनस्किल्ड लेबर के मेरा टाइम लगेगा 1 आवर और इस पे हम रेट पे करेंगे 15। इसको अगर यही कैलकुलेट करें तो ये कितना बनेगा जी, देखो 0.2 इंटू 3 30, ये 6 रुपीज हो गए, 6 प्लस 15 21 रेट आ गया, तो ये एक लेबर कॉस्ट आ गई 21।
और चूंकि मुझे पर यूनिट चाहिए तो मैं डायरेक्ट पर यूनिट ये कैलकुलेट कर, ये कैलकुलेशन मैं नीचे शो कर रहा हूं। इसी तरह बी को लेते हैं, बी के एक यूनिट को बनाने के लिए स्किल्ड लेबर का कितना टाइम चाहिए? स्किल्ड लेबर का मुझे बी के लिए चाहिए 0.50 आवर्स और रेट 30 होगा, और जबकि अनस्किल्ड का 1.20 चाहिए। ये देखिएगा, ये मैंने आपके सामने किया। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो 21 आंसर नहीं आएगा, वो चेंज करूंगा मैं। अब देखो 30 इंटू 0.5 15 रुपीज आ गया, प्लस 15 इंटू 1.2, 15 इंटू 1.2 ये बनता है 18, 18 प्लस 15 इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 33 आ रहा है। ये 33 मैं यहां लिखूंगा बी में। अब सी में आइएगा, सी की कैलकुलेशन यहीं से उठा लेते हैं। अब सी पे जो टाइम लगेगा 0.3 और 0.6। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 0.3 और 0.6। अब इसका टोटल देखते हैं, 0.3 इंटू 30 ये 9 रुपीज आया, 0.6 इंटू 15 ये भी 9 रुपीज आया, तो इसका मतलब इसका टोटल आ रहा है 18। ये हमारी लेबर कॉस्ट आ जाएगी यहां पर तीनों की पर यूनिट। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन में आप टोटल निकाल के यूनिट में निकालो। सम टाइम डाटा इस तरह दिया होता है कि हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया। ठीक है, मटेरियल का डाटा इस तरह नहीं था, इसलिए हमने टोटल में कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट में, अच्छा अब ये मैं आखिरी बजट ले रहा हूँ, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। उसके बाद फिर मैं मास्टर बजट की तरफ मूव करूंगा, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। प्रोडक्शन ओवरहेड में सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज देता है, एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, अब वो कहते हैं जी एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो ₹3 पर लेबर आवर। अच्छा, इसकी वर्डिंग को ध्यान से देखना होता है। सम टाइम इस तरह भी लिख सकता है, एब्जॉर्प्शन रेट इज ₹3 पर स्किल्ड लेबर आवर। ये भी लिख सकता है ₹3 पर अनस्किल्ड लेबर आवर। और इस तरह भी लिख सकता है जैसे मैंने लिखा है, एब्जॉर्प्शन रेट के ₹3 पर आवर। जब पर आवर लिखा है तो इसके अंदर दोनों शामिल होंगे, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड बजट में अगर मैं कैलकुलेट करूं प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, इसी तरह प्रोडक्ट वाइज ले लेते हैं, ए बी सी जी। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब करने हैं मैंने, तो ए में कितने एब्जॉर्ब होंगे? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, यानी जिसको अब मैं बजटेड ओवरहेड का नाम दूंगा। ए के हम कितने यूनिट बना रहे हैं? 81,000, बल्कि आप पूरा लिख लो, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड हमारे कितने हैं? 81,000, और उसके बाद सेकंड 73,700, और तीसरा 126,150। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, इसको अब मैं लूंगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। ये पर यूनिट में कैलकुलेट कर रहा हूं। अब पर यूनिट कैसे निकलेगा? देखो ए पे कितना टाइम लग रहा है, दोनों स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड मिलाकर 1.20 आवर्स, और 1.20 आवर्स और रेट 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1.2 आवर्स लगेंगे और 3 रुपीज रेट है, तो इस पे जो अब्जॉर्प्शन रेट आएगा वो 3.60 पर यूनिट है। बी को कैलकुलेट करें, बी पे जो टोटल टाइम लग रहा है 0.5 और 1.2, यानी 1.7 आवर्स लग रहे हैं, और रेट वही 3, तो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 3, ये 5.10 रेट आ गया। थर्ड में देखें 0.90 आवर्स लग रहे हैं, 0.9 आवर्स लग रहे हैं इंटू 3, तो ये रेट आ गया 2.70। जब ये कैलकुलेट हो गया तो अब मैं प्रोडक्शन ओवरहेड बजट ले लेता हूं।
है, तो ए पे जो हमारी बजटेड कॉस्ट आएगी वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस वन, और बी की भी और सी की भी हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, एंड पर हम इसको टोटल भी कर लेंगे। टोटल का कॉलम यहां बनाया, अब तीनों को प्लस कर लें, ये हमारी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब ये सारे जब बजट बन जाते हैं, उसके बाद फिर अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क शुरू होता है, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज अ मास्टर बजट। ठीक है जी, मास्टर बजट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से बजट शामिल है और वहां पर डाटा हमें किस तरह वो दे रहा है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट शीट में आता हूँ और यहाँ पर व्यू इसमें लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, अब मास्टर बजट में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, ये सब बजटेड है, इनकम स्टेटमेंट, और इसके अलावा कैश बजट। ये तीन बजट आपको मास्टर बजट में ज्यादा वो यूज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो इनकम स्टेटमेंट बजट और कैश बजट, क्योंकि ये कंप्रीहेंसिव है। और अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड खुद बहुत आ गया। ठीक है, क्योंकि आपने उसी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो जीपी निकलता है, जीपी के बाद आपका प्रॉफिट निकलता है। तो अगर वो इनकम स्टेटमेंट को फोकस कर रहा है तो वो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लाजमन दे रहा है। लेकिन जरा मैं यहाँ पर अगर आपसे डिस्कस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, अगर मैंने इसी डाटा से बनानी हो जैसे मैंने बनाई है, अगर वो आपसे रिक्वायर करता है कि प्रोडक्ट वाइज आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बना दो, इसको मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का नाम भी देता है वो इस तरह, प्रोडक्ट वाइज, तो मैं उसी डाटा को यूज करूंगा जो पहले हमने कैलकुलेट किया पिछली शीट में। मेरी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें तीन किस्म की कॉस्ट आएगी, वेरी सिंपल। एक कॉस्ट होगी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल को हम मटेरियल यूज्ड भी कहते हैं। दूसरा डायरेक्ट लेबर, और तीसरा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये तीनों बजट हमने बनाए हैं। ठीक है, बल्कि इसके अलावा भी हमने बनाए हैं, लेकिन वो उसके हेल्पिंग बजट है। मुझे तीन कॉस्ट चाहिए। पहले मटेरियल की कॉस्ट लेते हैं, जरा यहाँ बजट में आएंगे, मटेरियल बजट में आइएगा, मटेरियल यूजेज बजट। ये मटेरियल यूजेज बजट इन रुपीस है, इसको लिंक किया मैंने, ये अमाउंट खुद ही यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है जी, अब बी की तरफ आएंगे। बी, बी की कॉस्ट लेनी है तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर देता हूँ, खुद बहुत आ जाएगी। ये बी की कॉस्ट भी आ गई और ये सी की कॉस्ट भी आ चुकी है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, और ये एग्जैक्टली वही कॉस्ट है, आप देख सकते हो 349,965, 349,965 जो सी में आ गई। इसी तरह लेबर की कॉस्ट हम लेंगे तो डायरेक्ट लेबर बजट आज जो हमने बनाया, ठीक है, अब ये प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो चूंकि यहाँ पर अब टोटल नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने रिक्वायरमेंट ही पर यूनिट ली थी, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं। टोटल आ तो रहा है लेकिन वो स्किल्ड और अनस्किल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल वही बनेगा। इसको 81 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी ए की। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, खुद बहुत बी और सी की उसने कैलकुलेट कर दी। और प्लीज ये याद रखिएगा कि आखिरी कॉलम अगर मैं टोटल बनाऊं और इन तीनों का टोटल दिस वन, ये एग्जैक्टली उस अमाउंट के इक्वल आनी चाहिए जो पिछले बजट में हमने ली है। देखोगे लेबर का 6403800, ठीक है जी, ये एग्जैक्टली वही आ गई। अब इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड बजट की तरफ आइएगा, तो प्रोडक्शन ओवरहेड बजट हमने ऑलरेडी एबीसी में बनाया हुआ है प्रोडक्ट वाइज, और इसके बाद इसको सम किया तो ये मेरा बजट एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, 1008,075 पिछली शीट में। ठीक है, अब इसको जब टोटल कर लेंगे
दिस इज नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड देखें, इसको टोटल किया, ये अमाउंट आ गई, ठीक है, और टोटल इसको भी कर लें, ये अमाउंट आ गई। ठीक है, ये मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एक प्रोडक्ट ए की, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी की, और टोटल में दिया। ठीक है, अब अगर आपसे वो कहता है यूनिट कॉस्ट भी निकाल दो, ठीक है, एक यूनिट को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट क्या लगी, पहले तो हमने मटेरियल लेबर निकाली थी, अब ये टोटल कॉस्ट निकालो, तो सिंपल मैं यूनिट प्रोड्यूस पर डिवाइड कर दूं। अब कितने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो भी यहाँ से ले लेते हैं। देखो 81,000 इसके हैं, और दूसरा अगर मैं कॉपी करूं तो वही आ जाएंगे 73,700, 126, 150। अब मेरे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उस पर पर यूनिट कॉस्ट मेरी क्या है, इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी 42, और इसको डेसिमल तक प्लेस करें 42.41, और बी की 65.20 और सी की 23.47 जो है वो मेरी कॉस्ट आ रही है पर यूनिट। ठीक है, तो ये तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा अभी आपके सामने डाटा लिया जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके इनकम स्टेटमेंट के, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी बनता है, वो डिफरेंट है। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपको लास्ट ईयर का डाटा देता है और उसके अंदर चेंजेस देता है, और उस चेंजेस को इंकॉर्पोरेट करके आपने नेक्स्ट ईयर का बजटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो वर्डिंग पर बेस करता है। कुछ वर्डिंग में आपसे डिस्कस भी करूंगा ड्यूरिंग लेक्चर, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस में करेंगे, और ये हम काफी हद तक इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में। वहां पर भी वो इसी तरह दे रहा है कि लास्ट ईयर का डाटा देता है, उससे ये कहते हैं जी कि हम अगर ये चेंजेस करें तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो दिस इज नॉन एज बजट। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बजट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करना है, दैट इज द कैश बजट। ठीक है, इसका फॉर्मेट डिस्कस करना जरूरी है कैश बजट, और इसमें कैसे वैल्यूज निकाली जानी है। ये एक ही स्टाइल होता है क्वेश्चन आने का, इसलिए इसको मैं पहले ले रहा हूं। कैश बजट जिस तरह एक यूनिक बजट है, मैंने आपको प्रोडक्शन के मुतालिक बताया था कि प्रोडक्शन बजट यूनिक बजट है, इसलिए कि वो वाहिद बजट है जो यूनिट्स में होता है। और ये याद रखिएगा कैश बजट इस पॉइंट से यूनिक है कि कैश बजट जो है ये डिटेल्ड फॉर्म में होता है। अभी ये मैंने आपके सामने जितने बजट बनाए, ये जितने भी बजट बनाए, ये प्रोडक्ट वाइज जो बनाए, ये पूरे साल के बजट है। अब इसमें किस महीने में कितनी सेल होगी वो हमने कहीं पर आपने कैलकुलेशन नहीं की, किस महीने में कितनी कॉस्ट होगी ये कैलकुलेशन नहीं हुई, किस महीने में कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं आई। लेकिन याद रखिएगा कैश बजट में ये बहुत जरूरी होता है कि आप कम से कम मंथली बेसिस पर बजट जरूर बनाएं हर महीने का। और क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में दे रहा है वो दो स्टाइल का है, एक मंथली बेसिस पे देता है और एक एनुअल बेसिस पे देता है। तो एनुअल बेसिस पे कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू मंथली बेसिस। ठीक है, तो मंथली बेसिस में वो जो एग्जाम में दे रहा है वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं देता, और एक दफा उसने 6 मंथ दे दिए थे लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन बहुत कम थी, जिसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है वो 3 मंथ देता है। जैसे मैं आपके सामने कुछ मंथ लिख रहा हूँ, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, और एंड पे हम कॉलम बनाते हैं टोटल का। अब इसके तरफ 2-3 फॉर्मेट्स होते हैं, तो मैं पहले एक सिंपल सा फॉर्मेट ले रहा हूँ, मैं इसी को ज्यादा यूज करता हूँ। इसके दो पार्ट हैं बजट के, कैश के दो हिस्से। इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं बनाना, जिस तरह आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हो वो चीज नहीं है ये। कैश बजट में आपने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लेना है, जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, कितना कैश इन हो रहा है और कितना कैश आउट हो रहा है। तो लिहाजा इसमें दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहली हेडिंग होती है हमारी कैश रिसीट्स। अब कैश रिसीट्स हमारे पास दो बड़ी फेमिलियर हैं और तकरीबन हर क्वेश्चन में मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं कैश सेल्स। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाना है इसकी डिस्कशन साथ साथ हम करेंगे, लेकिन आगे चलिएगा। कैश रिसीट्स के बाद हमारे पास आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स।
ठीक है, जो आप डेटर से कैश रिसीव कर रहे हो वो आपने अलग शो करना है। कैश सेल वो है जो ऑन स्पॉट आपको कैश मिलता है, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स वो है जो आप रिसीव कर रहे हो अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। अब तीसरी रिसीट कभी कभी दे देता है, जिसको मैं फिलहाल वर्ड यूज करूंगा अदर रिसीट्स। लाइक समटाइम बजट में लिखते हैं कि हम इस महीने में हम ये बजट बना रहे हैं कि इस महीने में हम इस एसेट को सेल कर रहे हैं। जैसे नॉन करंट एसेट को हम रिप्लेस करते हैं, नया एसेट खरीदना है, पुराना सेल करेंगे, उससे जो कैश रिसीट होगी वो हमारी यहाँ पर आ जाए। अगर कहीं पर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमारा टैक्स रिफंड आएगा तो हम उसको रिसीट्स में लिख लेंगे एंड सो ऑन। ये तीन किस्म की रसीद जो है वो हर महीने आपको मिलेंगी। जिस वक्त ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा हम इसको लिखते हैं टोटल ऑफ कैश रिसीट्स। ठीक है, ये मेरी वैल्यू बन जाती है टोटल ऑफ कैश रिसीट जब मैं इन तीनों को सम करूं। ठीक है, अब मैं इसको ए का वर्ड लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि इसका टोटल सपोज ए आता है। ठीक है, अब आगे चलिएगा, नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी कैश डिसबर्समेंट्स, जिसको कैश पेमेंट्स भी कह सकते हैं। कैश पेमेंट भी आप इसकी जगह वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब डिस्बर्समेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें अब अगर आप देखें चूंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो पहले रॉ मटेरियल को माइंड में रखना है। तो रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है और परचेज के अगेंस्ट आप दो किस्म की कैश पेमेंट करते हो, एक कैश परचेज के अगेंस्ट और एक क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट। तो जिस तरह सेल में हमने लिखा था यहाँ पर भी मैं उसी तरह लिखूंगा कैश परचेज, इससे कैश मेरा आउट होगा। फिर दूसरा आएगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, यानी जो आपने सप्लायर्स को पेमेंट की है अगेंस्ट क्रेडिट परचेज वो माइनस करेंगे। उसके बाद मटेरियल के बाद हमारा फौरन लेबर आता है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ लेंगे लेबर कॉस्ट पेड। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आपने सिर्फ वो ओवरहेड्स यहाँ लेने हैं जो एक्चुअली आपने पे किए हैं। मसलन इस ओवरहेड्स में कुछ नॉन कैश भी होते हैं, जैसे मेजर नॉन कैश जो है वो आपका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन कैश बजट का हिस्सा नहीं हो सकती क्योंकि वो एक्सपेंस जरूर है लेकिन पेमेंट नहीं है। तो जितने भी प्रोडक्शन ओवरहेड आपने पे किए हैं वो भी आपके कैश डिसबर्समेंट में शो होंगे। सेम इसी तरह अगर आपने कोई नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड पे की है, तो पेड का वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो पे किए हैं, जिस महीने में पे किया उस महीने में आप उस एक्सपेंस को भी शो करोगे। अब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर भी आपके नॉन कैश आइटम हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे बैड डेट्स आपके नॉन प्रोडक्शन में आते हैं, ये नॉन कैश है। डिस्काउंट अलाउड आपके प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, लिहाजा वो भी आपके नॉन कैश है। इवन डेप्रिसिएशन भी आती है, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं होती, नॉन प्रोडक्शन में भी बहुत से एसेट होते हैं। जैसे आपकी डिलीवरी व्हीकल है वो सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेट करती है, तो जो व्हीकल है उसकी डेप्रिसिएशन होगी और उसकी डेप्रिसिएशन आपकी यकीनी बात है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में शामिल नहीं होगी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इसके बाद अगर किसी किस्म की आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बजट किया है तो वो भी आपने शो करना है पेमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहाँ परचेज का वर्ड नहीं मैंने लिखा। मिसाल के तौर पे आप ये बजट करते हो कि जनवरी के मंथ में आप एक एसेट बाय करोगे, लेकिन पेमेंट हम करेंगे फरवरी और मार्च में, 2 मंथ में इक्वली। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप इसको जनवरी में तो नहीं ले सकते क्योंकि मैंने परचेज नहीं लेनी, मैंने पेमेंट लेनी है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ओनली द कैश बजट, और कैश बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको देखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद टैक्स पेमेंट भी बात आ जाती है। अगर कोई टैक्स पेमेंट आ रही है तो वो भी यहाँ पर आप शो करोगे। और अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट कॉस्ट पेड, जिस महीने में जितनी कॉस्ट पे करनी है वो भी आप शो करोगे। ठीक है, तो मोस्टली ये मैंने काफी हद तक चीजें लिख दी और यही आती हैं पेपर में क्वेश्चंस में। तो टोटल ऑफ कैश पेमेंट्स या डिस्बर्समेंट्स,
ये टोटल आया इसका। अब इसका जो टोटल हम करेंगे वो यहाँ पर जैसे बी टोटल आ जाता है, ये बी हो गया, ये सब का टोटल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल। अब मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक ए है और एक बी। इससे नीचे मैं लिखूंगा नेट कैश फ्लोज, यानी हर महीने में कैश फ्लोज कितना होगा, नेट कैश फ्लो। यानी नेट कैश फ्लो कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। यानी क्या मीनिंग हुआ कि अगर जितनी कैश रिसीट्स हैं और जितनी कैश डिसबर्समेंट्स हैं उनको माइनस कर दें तो नेट कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेट कैश फ्लो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अगर जनवरी के मंथ में या किसी भी मंथ में मेरी रिसीट्स ज्यादा है, पेमेंट्स कम है, तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आएगा। और अगर किसी भी मंथ में मेरी कैश रिसीट्स कम है लेकिन मेरी पेमेंट ज्यादा है, तो नेचुरली ये मेरा प्लस माइनस में आएगा क्योंकि पेमेंट ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे रिकंसिलिएशन आती है। अब हम कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओपनिंग बैलेंस क्या था, ठीक है, जब जनवरी स्टार्ट होगा तो उस टाइम बैलेंस क्या था, वो बैलेंस दिया होगा। उस बैलेंस में नेट कैश फ्लो प्लस माइनस होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कैश बैलेंस जो है वो क्लोजिंग आ जाएगा। जरा मैं ये वैल्यू समझाने के लिए यहाँ कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे मेरे पास 550,400 का कैश इनफ्लो है और मेरे पास आउटफ्लो जो है वो 495,850 का आउटफ्लो है। तो जब मैं नेट कैश फ्लो निकालूंगा तो टोटल कैश रिसीट्स में से टोटल कैश डिसबर्समेंट पेमेंट कर देता हूँ। अब ये प्लस में आ रहा है, जब ये प्लस में आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, मीन रिसीट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स। अब यहाँ पर ओपनिंग कैश हम लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास 15,000 कैश मौजूद था, तो मेरे व्हाट वुड बी द क्लोजिंग कैश फॉर दिस मंथ। यानी ये जब मंथ स्टार्ट हुआ था वो 15,000 कैश है और जो कुछ हम बजट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीने के एंड पर 69,550 मेरा कैश बैलेंस आ जाएगा। अब जरा मैं फरवरी में भी आता हूँ। फरवरी में मेरी कैश रिसीव्स 580,300 हो जाती है, लेकिन इसमें जो मेरी पेमेंट है वो 620,580 आ जाती है। अब अगर मैं नेट कैश फ्लो निकालता हूँ इस मंथ का, फरवरी के मंथ का, तो ये देखो माइनस में शो हो रहा है 40,280। यानी ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इस मंथ में हमारे पास कैश इनफ्लोस जो है वो कम होंगे लेकिन आउटफ्लो हमारे ज्यादा होंगे। लेकिन अब इसे आगे स्टेटस देखना है कि क्या मेरे पास ये शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए कैश अवेलेबल होगा। तो मैं यहाँ ओपनिंग बैलेंस देखूंगा, ओपनिंग बैलेंस वो होगा जो पिछले मंथ का मैं क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 69,550। लिहाजा वेरी क्लियर कि मेरे पास शॉर्टफॉल जरूर आएगा फरवरी के मंथ में, लेकिन मेरे पास 69,550 कैश होगा। ऑब्वियसली इसकी वजह से मैं इसके से ये एक्सपेंसेस मीट कर सकता हूँ और इवन एक्सपेंसेस मीट करने के बाद भी, सारी पेमेंट्स करने के बाद भी मेरे पास 29,000 का कैश मौजूद हो। ठीक है, इवन इसका एक एडवांटेज क्या है वो मैं अगले एक और महीने में शो भी करता हूँ। देखिए अब मेरे पास इस साल कैश जो जनरेट हुआ वो इस मंथ में वो 52400 है और मेरे पास 554,300 की पेमेंट्स आ गई। अब अगर नेट कैश फ्लो देखें तो इसमें भी नेगेटिव आ रहा है। अब 33,900 का नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है और मेरे पास एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो बैलेंस महीने के में स्टार्ट में था वो 29,270 होगा। अब 29,270 में 33,900 की मैं पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कैश मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ से आप जज करते हो कि किस महीने में आपका कैश शॉर्टेज होगी और मैं इसको कैसे फुलफिल करूंगा। मुझे अपनी पॉलिसीज के अंदर टाइम बिंग थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी ताकि मैं इस कैश फ्लो को पूरा कर लूं। और अगर नहीं हो सकेगा तो मेरे पास ऑप्शन एक ही रह जाती है कि मैं फिर बैंक से लोन लूं। ठीक है, ये सारी चीजें हम कैश बजट से जज करते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब डिटेल्ड फॉर्म में दिया हो। देखिए अगर इसको मैं समराइज करूं, देखो पूरे महीने में जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ यानी ये मंथ स्टार्ट हुआ तो मेरे पास 15,000 कैश था। ठीक है, और मेरा ये फर्ज कीजिएगा लास्ट मंथ दिसंबर है
और दिसंबर के एंड पे जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये 25,000 आ रहा है। सो इट मीन्स कि ये बड़ा क्लियर इंडिकेट हो गया, जब मेरा साल शुरू हुआ था तो मेरे पास 15,000 का कैश मौजूद था, और जब खत्म होगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास 25,000 का कैश मौजूद होगा। तो ये तो कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, दिस लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन डिटेल फॉर्म में फिर बनाने की जरूरत की, अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग ले लूँ तो मेरा मसला तो हल हो जाता है। यस, बिल्कुल आपका मसला हल हो जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर स्टिल एग्जिस्ट करती है, और वो बड़ी जरूरी है कि अगर बेशक आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द 12 मंथ कोई ऐसा पीरियड जहां पर ये शॉर्टफॉल आ सकता है वो आइडेंटिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको पहले से हमें देखना पड़ेगा, कोई ऐसा मंथ तो नहीं है जहां पर हमारी शॉर्टफॉल आ रही है, जैसे अक्सर ऑफ सीजन आते हैं या अक्सर आपकी कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दैट इज द बेसिक रीजन कि हम कैश बजट को डिटेल में बनाते हैं। अब ये कैश बजट का फॉर्मेट जो है वो इस तरह भी होता है, कई आप फॉर्मेट देखोगे कि वो स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस से करता है, यानी यहाँ से ओपनिंग बैलेंस लेता है, फिर सारी रिसीट लेगा, उसको प्लस करेगा, और जितनी पेमेंट्स है माइनस करेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जिस तरह आप समझ लो टी अकाउंट है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आप इसको शो करते हो, विच इज आल्सो गुड, यानी ये भी नहीं है कि उसमें कोई मसला है, वो भी ठीक है, उस तरह भी कर सकते हो। लेकिन मैं जिस तरह ये इस तरह कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए आसानी होती है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम इस तरह इसको सॉल्व करें, आई थिंक इट विल बी अ मोर इजियर फॉर यू। ठीक है, सो एनी, अब ये मैं चूंकि मैंने आपसे कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, दिस वन, कैश सेल और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। ये कैसे कैलकुलेट किया जाना है, एग्जामिनेशन में किस तरह की वर्डिंग आ रही है, मैं इसको 3 लेवल तक लेके जाऊंगा। लेवल 1, ताकि हम पहले जरा सिंपली डिस्कस कर लें कि किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। वो लिखता है जी, द बजटेड सेल्स फॉर नेक्स्ट for last 2 months actual and 3 months budget is given below. Month sales in rupees. जनवरी की सेल उसने हमें दी, पहले आप लीजिएगा नवंबर 2018 की सेल जो है वो हमें दी हुई है 350,000। दिसंबर 18 की सेल 410,000। जनवरी 19 की सेल 280,000। फेब 19 की सेल 250,000। मार्च 2019 की सेल 360,000। ये हमें सेल्स गिवन है। ठीक है, और नीचे वो कहता है जी, कलेक्शन पैटर्न इज गिवन बिलो। %20 of sales for cash, while 80% collection from customers shall be 30% in the month of sale, 50% in the month following sales, and balance in the month
2 months फॉलोइंग सेल। ये मैंने सिंपल वर्डिंग आपके सामने यूज की और रिक्वायरमेंट की है, वो कहता है कैलकुलेट कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। इब्तिसाम आपका वीडियो ऑन ऑफ करें, इब्तिसाम वीडियो ऑफ करें प्लीज। कैलकुलेट कैश रिसीव्ड budget, cash receipt budget from January to March 19। ठीक है जी, वही 3 महीने का हम बजट बनाते हैं। अब इसमें देखें 2 चीजें आ रही है, एक तो कैश सेल दी है और सेकंड हमें कुछ पैटर्न दिया है। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, यानी ये बड़ा सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने इसलिए इसको लेवल 1 में रखा है। पहले आप जब बजट बनाओगे तो आप इसको वो पीरियड सिलेक्ट कर लें जिसका मैंने बजट बनाना है, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, और एंड पे हम एक कॉलम बनाते हैं टोटल का, मस्ट होता है टोटल। ठीक है, अब मैं उसी फॉर्मेट को अगर यूज करूं तो पहले ये हेडिंग तो मेरी आएगी कैश रिसीट्स, क्योंकि ये अभी मैं सिर्फ डिस्कशन कैश रिसीट की कर रहा हूं। तो 2 किस्म की कैश रिसीट है। सबसे पहले कैश सेल्स। अच्छा, कैश सेल के मुताबिक वो लिख रहे हैं 20% ऑफ सेल्स फॉर कैश। यानी जो जिस महीने में भी आप सेल कर रहे हो उसकी 20% सेल जो है वो कैश में। तो कैश सेल तो उसी महीने के लूंगा। अब जनवरी के मंथ में जो मैंने सेल लेनी है वो जनवरी की सेल होगी, यानी जनवरी की सेल का 20% ले लेता हूँ, ये कैश कलेक्शन होगी जनवरी में। फरवरी की सेल का 20% लूंगा, ये फरवरी की कैश कलेक्शन होगी, और मार्च की सेल में से 20% लूंगा, ये मार्च की सेल है। ठीक है, अब इन तीनों को मैं टोटल कर लेता हूँ। ये 178,000 रुपीज आ गए मेरे पास कैश सेल्स। ये कैश कलेक्ट होगा ओवरऑल 3 महीनों में, जिसमें मंथ वाइज कैश आ गया। अब मुझे दूसरी चीज चाहिए, कैश फ्रॉम या अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल की है उसकी कैश तो कलेक्शन होगी ना, जिस जिस मंथ में कलेक्शन होगी वो आपने लेनी। अच्छा, अब यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं करना, मैं पहला काम क्या करूंगा, मैं एक पैटर्न डेवलप करूंगा। पैटर्न से मतलब क्या है, यानी मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी सेल किस मंथ में कलेक्ट हो। किसी एक महीने को आप रफ में लिख लीजिएगा एग्जाम में, जैसे यहाँ तो जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद इस तरह ले रहा हूँ ताकि अगले क्वेश्चंस करने में आसानी हो। जैसे नवंबर की सेल है, ये मैं क्रेडिट सेल की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, नवंबर की सेल कब कब कलेक्ट होगी, नवंबर की सेल का वो लिख रहा है जी कि 30% इन द मंथ ऑफ सेल, यानी 30% जो है वो इसकी नवंबर में कलेक्ट होगी। 50% इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स, यानी 50% सेल जो है वो मेरी दिसंबर में कलेक्ट होगी। और इसी तरीके से 20% यानी जो बैलेंस बच रहा है वो 2 मंथ फॉलोइंग सेल, तो नवंबर के 2 मंथ, उससे अगला महीना आ जाएगा जनवरी, तो 20% जो है वो मेरी कलेक्शन जनवरी में होगी। ये पैटर्न जब डेवलप हो गया, अब मैं बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखो ये बड़ा क्लियर है कि जो आपकी नवंबर की सेल है उसका 30% नवंबर में कलेक्ट होगा, और नवंबर मेरा इस वक्त बजट पीरियड नहीं है। 50% कलेक्ट होगा दिसंबर में, दिसंबर मेरा बजट पीरियड नहीं है। 20% कलेक्ट होगा जनवरी में, 20% कलेक्ट होगा जनवरी में, तो ये मेरा पेमेंट आएगी। तो मैं यहां लिखता हूं, अब मैं एक एक लूंगा, अगेंस्ट नवंबर सेल, नवंबर सेल का 20%, कौन सी सेल का, क्रेडिट सेल का, ऊपर हेडिंग दी हुई है मैंने, ये जो क्रेडिट सेल है नवंबर की उसका 20% जो है वो जनवरी में कलेक्ट होगा। तो क्या कैसे कैलकुलेट होगा, मैं नवंबर की सेल लेता हूं, इसका पहले 80% लिखूंगा। 80% मैंने क्यों लिखा, क्रेडिट सेल, अगर 20% कैश है तो 80% क्रेडिट है, और इसका 20% मुझे यहाँ कलेक्ट हो, ये कलेक्शन आ गई 56,000। ठीक है, अच्छा अब नवंबर की सेल के बाद मैं जाऊंगा अगेन अगेंस्ट दिसंबर सेल। अब पैटर्न आपके सामने लिखा हुआ है, दिसंबर की सेल 30% दिसंबर में होगी जो मुझे नहीं चाहिए,
50% जनवरी में और 20% फरवरी में। तो अब मैं यहां से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जनवरी में दिसंबर की सेल का 50% लाऊं। ये दिसंबर की सेल है, लेकिन पहले इसको 80% में कन्वर्ट किया ताकि ये क्रेडिट सेल हो जाए, और इसका फिर मैंने 50% लिया, यानी 164 जनवरी में कलेक्ट होगा दिसंबर की सेल। फिर इसी तरह दिसंबर की सेल फरवरी में भी कलेक्ट होगी 20%। तो जो मेरी दिसंबर की सेल है, इसका 80% का 20% जो मैं लूंगा, ये दिसंबर में कलेक्शन, फरवरी में कलेक्शन होगी दिसंबर सेल। अब आइएगा जनवरी सेल, अगेंस्ट जनवरी सेल्स। अब जो जनवरी की सेल है वो तो क्लियर है, वो किस किस मंथ में कलेक्ट होगी। जनवरी की सेल जनवरी में भी कलेक्ट होगी क्रेडिट सेल, फरवरी में भी कलेक्ट होगी और मार्च में भी कलेक्ट होगी, तीनों महीनों में। अब आइएगा इसमें जो जनवरी की सेल है, इसका मैं 80% लेता हूँ और इसका 30% लूंगा। पहले महीने 30% होनी, फिर इसी तरह जो जनवरी की सेल है, इसका 80% लेकर इसका 50% लेता हूँ, वो फरवरी में कलेक्ट होगी। और फिर जो जनवरी की सेल है, इसका 80% लेकर इसका 20% लूंगा, ये मार्च में कलेक्शन। अब नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास अगेंस्ट फेब सेल्स। अब फरवरी की सेल कब कब कलेक्ट होगी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में। तो अप्रैल तो है ही नहीं, तो सिर्फ फरवरी और मार्च शो करना है। तो लिहाजा जो फरवरी की सेल है, इस सेल का 80% जो सेल है, यानी क्रेडिट सेल का 50% कलेक्ट, 30% कलेक्ट होगा फरवरी में और 50% कलेक्ट होगा मार्च में। फरवरी की सेल का 80% पहले लिया और इसका फिर मैंने 80% लिया और इसका मैंने 50% लिया। ये मार्च की सेल कलेक्ट हो, मार्च में कलेक्ट हो। अब आइएगा मार्च की सेल। मार्च की जो क्रेडिट सेल्स है वो कलेक्ट कब से शुरू होगी, मार्च से, और फिर आगे मई, अप्रैल और मई वो मेरा बजट पीरियड नहीं है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें कि जो मार्च की सेल है 360, इसकी 80% जो अमाउंट होगी, जो क्रेडिट सेल होगी, उसका 30% जो है वो नवंबर में मार्च में कलेक्ट होगा। ये मेरे पास पैटर्न आ गया। ये याद रखना है, जिस वक्त आपका ये पैटर्न गिवन हो, तो क्योंकि 3 पैटर्न है, आप देखो 30%, 50%, 20%, हर मंथ में उतनी अमाउंट्स आनी चाहिए, यानी 3 अमाउंट्स, ये 3 अमाउंट्स, ये 3 अमाउंट्स, ये 3 अमाउंट्स। ठीक है, अब आप इसको टोटल कर लेंगे, यहां से टोटल कर लें, आ जाएगा। मंथ वाइज टोटल करना है वो भी आप इजीली कर सकते हो। मंथ वाइज टोटल यहां से मैं कर सकता हूँ, इज इक्वल टू सम, और इसको यहां से लेकर यहां तक है, यानी पूरे महीने की जो कैश कलेक्शन होगी, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, और इवन ओवरऑल टोटल मेरा 3 महीने का 934,000 होगा। ये बड़ी सिंपल सी अभी मैंने लेवल 1 पर आपसे जाकर डिस्कशन की। ठीक है, अब चूंकि अगली क्लास का टाइम हो रहा है, तो आप अटेंडेंस लगवाइएगा, उसके बाद कल डिस्कस करेंगे। सर मैंने अटेंडेंस ले ली है, बेशक आप कंटिन्यू कर लें, मैंने पिक्चर ले ली, मैं खुद ही लगा दूंगी। अच्छा, लगा लेंगे सर वो 1 मिनट रह गए वैसे भी। जी सर, मीटिंग एंड होने वाली है 1 मिनट में। चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर बच्चों ठीक है कल सर। डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।